दोस्तों, शाहिद और पंपी वाली कहानी का ये दूसरा और आखिरी भाग है। पहले भाग का लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे और आखिरी भाग को शुरू करते हैं। मेरी आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून लिखा था। मैंने पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख ली थी। वो बिल्कुल हताश नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने भी ठान लिया था कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी और अपना अंत कर लूंगी। वो कुछ देर तक मेरी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में एक घायल सा दर्द उतर आया। कहने लगा, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि अपनी शादी के दिन ही अपनी जान लेने पर तुली हो। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती और तुम्हारे साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती। कहने लगा, जान इतनी बेकार नहीं होती। एक बार चली जाए तो फिर वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। वो जैसे मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि किसी भी सूरत मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं धीरे धीरे एक एक कदम पीछे बढ़ा रही थी और वो एक एक कदम आगे बढ़ाता मेरे करीब आ रहा था। मैंने कहा, वहीं रुक जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मुझे वाकई नहीं जानते। अगर मैं चलती गाड़ी से कूद सकती हूँ तो मैं ट्रिगर भी दबा सकती हूँ। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कहने लगा, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम एक बेवकूफ़ और निडर लड़की हो, लेकिन मैं तो तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपनी जान लेने की बजाय मेरी ही जान क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि तुम्हारे सारे मसलों की जड़ मैं ही तो हूँ। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि अपनी जान का हिसाब किताब तुमसे नहीं लूँगा, न दुनिया में न बरोजे हस्र। तुम्हें खुली छूट है, ट्रिगर दबाओ और मेरी जान ले लो। वो अब मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैं कुछ पल तक सोचती रही, क्योंकि उसकी दी हुई सलाह इतनी गलत भी नहीं थी। आखिर मेरा कसूर ही क्या था? मेरी उम्र अभी केवल 20 साल थी। 20 सालों में ही मैं अपनी जान कैसे ले सकती थी? क्योंकि ये जान मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली थी। मुझे तो अभी और भी जीना था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना था, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना थे। मैं जीना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी। एक पल के लिए मेरा प्लान बदल गया था और मैंने बंदूक की नली उसी की ओर कर दी थी। और वो जैसे बहुत खुश हो गया था मेरे इस फैसले पर। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। भला अपनी मौत को सामने देखकर कौन मुस्कुराता है? मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, मगर मैं सच में ठान चुकी थी कि मुझे क्या करना है। वो मेरे बेहद करीब आ गया। मेरे हाथों में पिस्टल कांपने लगा था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मुझे तो पिस्टल चलाना भी नहीं आता था, मगर कुछ चीज़ों का अनुभव ज़िंदगी में पहली बार ही किया जाता है। और मैं सोच चुकी थी कि अगर वो जरा सा भी मेरे करीब आया तो मैं गोली चला दूंगी। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? कहने लगा, आज से पहले मुझे कभी भी मरने से डर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी बेकार लगती थी। मगर जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं लगता। और इसी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ और इसे और भी अधिक कीमती बनाना चाहता हूँ। भला मौत से क्यों नहीं डरूंगा, मगर तुम्हें इजाज़त है कि तुम मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ ले सकती हो, मेरी ज़िंदगी। ये कहने के साथ ही उसने अपना हाथ मजबूती से पिस्टल पकड़े मेरे हाथ पर रखा और पिस्टल की नली ठीक अपने दिल के स्थान पर रख ली थी। अपनी आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर बोला, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, ये पिस्टल फेंक दो और ख़ुद को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाएगी और ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। और दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, तो मेरे दिल की जगह पर गोली चला दो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दो। मुझसे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, मगर ज़िंदगी तुम पर बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ जिसे मारकर तुम कहीं भी फरार हो जाओगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदनाम लगने लगेगी और तुम पल पल तड़पोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा, पहली शर्त तो मैं किसी कीमत पर भी नहीं मानूंगी। मैं किसी सूरत भी अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुम्हारी होने के बाद मैं अपने आप से भी नफरत करने लगूंगी। मुझे अपने आप से भी घिन आने लगेगी। उसकी आंखों में जैसे मेरी बात सुनकर किरचियाँ सी चुभने लगी थीं। शायद उसे मेरी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था।
उसके साथ अच्छा होना भी नहीं चाहिए। कहने लगा, फिर चलाओ गोली, रोका किसने है। उसने एकदम से अपना हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ हवा में ऊंचे कर लिए, थोड़ा सा पीछे हटा और मुझे खुली छूट दे दी कि ले लो मेरी जान, क्योंकि मेरे जिंदा रहने की सूरत में मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं उसकी बात सुनकर एकदम गुस्से में आ गई और मैंने बिना सोचे समझे उस पर गोली चला दी। अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। एकदम से मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर ली है। पिस्टल मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था और मैं भी ज़मीन पर लुढ़क कर गिर पड़ी थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि अब मैं पल पल घुट घुट कर मरने वाली हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उस पर गोली चलाई थी, मगर गोली चली नहीं थी क्योंकि पिस्टल खाली था। उसने मेरे इरादों को भांप लिया था कि मैं उस पर गोली चलाने से गुरेज नहीं करती और उसकी जान भी ले सकती हूँ। वो थोड़ी देर तक बिल्कुल साकित बेजान खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन नहीं था कि मैं इतनी निर्दयी भी हो सकती हूँ और अपने इरादों में इतनी अटल भी हो सकती हूँ कि किसी की जान भी ले सकती हूँ। फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। एकदम से मेरे दोनों कंधों को जोर से पकड़ा और मेरा चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के सामने किया। उसकी आंखों में इतनी लालिमा उतर आई थी कि मैं और भी कांपने लगी थी। मेरी तो रूह ही फना होने लगी थी। कहने लगा, वाह क्या बहादुरी दिखाई है तुमने, मगर मैं इसे बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि अब जबकि मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरी जान भी ले सकती हो, तो मैं अब तुम पर और भी सख्ती करूँगा और तुम्हें ठुकराए जाने की सज़ा भी दूंगा। और मैं उसकी बात सुनकर एकदम से और भी ज़्यादा कांपने लगी थी, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो चुका था कि मैं उसकी जान लेने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगी। मुझे इस भारी भरकम से शादी के जोड़े में और भी पसीना आने लगा। हालांकि कमरे में एसी भी चल रहा था। मैंने कहा, वो मैंने मजाक किया था, मैं तुम्हें सचमुच मारना नहीं चाहती थी। शब्द मेरे गले से बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे और वो मेरी कपकपाहट और डर देखकर एकदम से हंसने लगा। कहने लगा, यूँ मजाक में कोई किसी पर गोली थोड़ी चलाता है और अगले बंदे को लगेगी या नहीं ये तुम्हें क्या पता। ये कहने के साथ ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर पटक दिया। कहने लगा, मैंने तो तुम्हें इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचा था। हालांकि मैं तो हमेशा अपनी मनमानी करने वाला इंसान हूँ, मगर मैंने पहली बार तुम्हारी इच्छा का मान किया था, क्योंकि मुझे तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मगर तुमने तो ये साबित कर दिया कि भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। इसलिए मुझे तुमसे अब ज़बरदस्ती करनी ही होगी। तुमसे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी शादी वगैरह को कोई ज़रूरी चीज़ नहीं समझता। ये तो दुनियावी रस्म व रिवाज हैं और तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए तुमसे शादी करना ज़रूरी नहीं है। शादी जैसा बंधन कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए हमेशा अपने साथ रखूँगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कहने के साथ ही उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत की इस कदर बेइज्जती सहन नहीं कर सकती थी कि कोई मुझे ऐसे छुए बिना किसी रिश्ते और संबंध के और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चल दे, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी और मेरे ऊपर पूरी तरह से झुक गया था। उसकी गर्म सांसें मेरे अंदर तक उतरने लगी थीं। वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि अब उससे बच पाना नामुमकिन था। मैंने धीरे से कहा कि देखो, मेरे करीब मत आना, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वो बोला कि अब समय गुजर गया है जब मैं तुम्हारी हर बात मानता था। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है, मुझसे अब और सब्र नहीं होगा, इसलिए चुप रहो। ये कहकर उसने मेरे दोनों बाजू अपने हाथों में मजबूती से थाम लिए। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हो गई हूँ, मगर मैं किसी भी सूरत उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। मेरी इज्जत की नीलामी सिर्फ उसकी एक बदतमीजी की दूरी पर थी। मुझे जो भी फैसला करना था बहुत जल्दी करना था। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब किया ताकि अपनी मोहब्बत की कोई मोहर लगा सके, मैंने उसे दूर झटका और कहा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना। वो बोला, अब दूर नहीं हट सकता, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, शादी कर लो मुझसे।
अचानक ही मेरे मुंह से ये जुमला फिसल गया था, जिसे बोलने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो एकदम से चुपचाप मुझे देखने लगा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे ये बात भी बोल सकती हूँ। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो, मुझे किसी रिश्ते में बांध लो, क्योंकि वैसे भी मुझे अब इस ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, मगर मैं अपनी इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं करवा सकती। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो। एक ऐसे इंसान की ख्वाहिश जो अंदर से मर चुका हो। मेरे आंसू फिर से मेरी आंखों से बहने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ही बेबसी की हालत में उससे विनती कर रही थी। वो बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। लगता है मेरा तरीका काम कर गया। वो एकदम से मेरे ऊपर से उठा और अपनी शर्ट पहनने लगा। कहने लगा, मैं इतना ज़्यादा उतावला नहीं हो रहा था तुम्हें पाने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत खबस नहीं है। ये तो मैं किसी भी लड़की से पूरी कर सकता हूँ जो मेरे एक इशारे पर मेरे पास चली आएंगी। मैं तो तुम्हारे शरीर का भूखा भी नहीं हूँ। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें सही तरीके से पाना चाहता हूँ, मगर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। तुमने मुझे इस कदर गुस्सा दिला दिया कि मेरी अकल ने काम करना बंद कर दिया। बस मेरे अंदर यही तो कमी है, जो मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे सही और गलत का फ़र्क महसूस नहीं होता। मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे यही तरीका आजमाना पड़ा। देखो, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि बाहर मौलवी साहब कब से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी दुल्हन तैयार होकर स्टेज पर पहुँचेगी और मेरे साथ निकाह कबूल करेगी। मैं उसे नफ़रत और गुस्से से घूरने लगी। मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और मुझे यकीन था ये नफ़रत जब जब मैं उसे देखूंगी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अब मुझे जितने भी साल जीना था सिर्फ़ और सिर्फ उससे नफ़रत ही करनी थी। वो मेरा हाथ थामे कदम कदम चलकर स्टेज पर आ गया था। मैं बिल्कुल किसी बेजान मूर्ति की तरह इस अनचाहे बंधन में बंधने जा रही थी। हर कबूल है के साथ दिल में उसकी नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। मैं तो दिल ही दिल में उसके मर जाने की दुआ कर रही थी, या फिर अपनी ही जान निकल जाने की दुआ कर रही थी। निकाह हो जाने के बाद वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी और इस हकीकत को कोई भी बदल नहीं सकता था। वो अपने गुंडे दोस्तों को भी गले लगाकर उनसे बधाइयाँ ले रहा था, और मैं किसी पुतले की तरह उसके साथ खड़ी थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसने शादी का पूरा इंतजाम कर रखा था। पूरा महल बिजली की बत्तियों और फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि वो एक गुंडा, बदमाश और लुटेरा था। शायद उसने ये महल भी लूटे हुए पैसों से बनाया था। उसे हर चीज़ छीनने की आदत थी, इसलिए उसने मुझे भी मुझसे छीन लिया था। शाहिद ने जी भरकर अपने अरमान निकाले थे, क्योंकि ये शादी उसकी पसंदीदा शादी थी, मगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। मैं उनके पास जाना चाहती थी, उनके सीने में सिर छुपाकर अपनी किस्मत पर जी भरकर रोना चाहती थी, मगर शायद अब तन्हा ही सारी जिंदगी रोना मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मगर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने साथ साथ शाहिद को भी रुलाऊंगी। इस गुंडे बदमाश को भी उतना ही तड़पाऊंगी जितना इसने मुझे तड़पाया था। मैं जानती थी कि एक औरत शादी को लेकर किस हद तक सेंसिटिव हो सकती है, उसके सीने में कैसे कैसे जज्बात होते हैं इस दिन के लिए। मगर उसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। मैंने भी तय कर लिया था कि उसे भी पल पल की मौत मारूंगी। शादी के बाद वो मुझे अपने कमरे में ले आया और बेड पर बिठा दिया। मैं बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह उसके सारे हुक्म मान रही थी। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा और इस दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ। मगर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। बस मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी। मेरी नफ़रत और नज़रों की गर्मी को नज़रअंदाज करके वो मुझ पर अपना प्यार लुटाता हुआ कमरे से बाहर चला गया था, और मैं उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के प्लान बनाने लगी। मुझे कोई शौक़ नहीं था दुल्हन बनकर उसका इंतज़ार करने का, क्योंकि वो मेरा महबूब दूल्हा नहीं था जिसके लिए मैं इतना भारी भरकम गहने और मेकअप करके उसका इंतज़ार करती। मैंने हर चीज़ को अपने ऊपर से नोच नोच कर उतार फेंका था। फर्श पर मेरा सारा गहना बिखरा पड़ा था।
मैं वॉशरूम में गई और लहंगा भी उतार फेंका और नाइट सूट पहन लिया, जो शायद उसने ही खूंटी से लटकाया हुआ था, जो कि बेहद गहरे गले का बोल्ड लिबास था। मगर मैंने फिर भी वो पहन लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था उसे जी भर कर तड़पाने का। अगर वो मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता था तो उसे मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी सूरत को देख रही थी। मेरे दूधिया बाजू स्लीवलेस नाइट ड्रेस के अंदर से झलक रहे थे और मेरा गहरा गला मेरे हुस्न में और भी ज़्यादा सहर पैदा कर रहा था। मैं कुछ देर के लिए तो खुद को ही देखती रह गई थी। मेरी आंखों में टूटे हुए ख्वाबों के टुकड़े झलक रहे थे और उन्हीं टुकड़ों से मैं उसे लहूलुहान करना चाहती थी। अचानक ही कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक गई थी। यकीनन वो गुंडा अब अपना हक वसूल करने कमरे में दाखिल होने वाला था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने अपने बालों में उंगलियां चलानी शुरू कर दी और उन्हें समेटकर जूड़े की शक्ल में ढालने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। आसपास हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, रास्ते में पड़ी हुई ज्वेलरी भी वो उठाता जा रहा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे अब गुस्सा करेगा कि तुमने ज्वेलरी क्यों उतार दी और लिबास क्यों बदल लिया, और मैं यही तो चाहती थी। मैं उसे पल पल गुस्सा दिलाना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, ताकि वो इस कदर मुझसे तंग आ जाए कि मुझे खुद ही छोड़ दे। वो एकदम से आईने के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका अक्स मुझे दिखाई देने लगा तो मैंने अपनी आंखों में सारी की सारी नफरत भरकर उसे देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसका खून कर डालूं, जिसने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। वो मेरे बिल्कुल करीब मेरे पीछे खड़ा था और एकदम से अपनी उंगलियां मेरे बालों में चलाने लगा। फिर मदहोशी भरे शब्दों में कहने लगा, इन्हें खुला ही छोड़ दो, अच्छे लग रहे हैं। ये नाइट ड्रेस भी मैंने अपनी पसंद का ख़रीदा था और कई बार मैंने अपने ख़्यालों में तुम्हें इसे पहने देखा था, मगर तुम तो मेरे ख्यालों से भी बढ़कर खूबसूरत हो। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। इससे पहले कि वो मेरी दूधिया कमर पर अपनी उंगलियों से कोई शरारत करता, मैं एकदम से घायल शेरनी की तरफ उसकी तरफ मुड़ी थी और उसे जोर से पीछे को धक्का दिया था। वो एकदम से लड़खड़ाया था, मगर गिरा नहीं था। मुस्कुराकर कहने लगा, तुम तो वाकई कोई जंगली बिल्ली हो, बहुत ही खूंखार हो। तुम्हारे साथ जिंदगी बड़ी ही मस्ती में गुजरेगी, क्योंकि मुझे भी सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे, मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे इस तरह अचानक सवाल पर वो एकदम से चौंक गया। कहने लगा, इसी मोहब्बत का इजहार तो करना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो अगर तुम इजाज़त दोगी तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत जाहिर कर दूंगा। मैंने कहा, क्या मेरी इजाज़त तुम्हारी नज़र में कोई मायने रखती है? वो बोला, तुम्हारा हर हुक्म सर आँखों पर बिठाकर रखूँगा, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती ही करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। वो अपनी आंखों में बेपनाह शिद्दत और मोहब्बत लिए मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे 100 मीटर की दूरी पर रहो, बल्कि मेरा बस चले तो तुम्हें इतनी दूर भेज दूं कि सीधा तुम्हें जहन्नुम में ही पहुंचा दूं। मगर इस दुनिया में शायद ये मुमकिन नहीं है, मगर तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। वो बोला, कौन सी ख्वाहिश? वो अभी मदहोश निगाहों से मुझे देख रहा था और फिर से मेरे करीब आ रहा था, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति हो जो उसे बार बार मेरी तरफ खींच रही हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी जिद के आगे हार मानकर तुमसे शादी तो कर ली है, मगर मैं भी एक इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं हूँ। मैं तुम्हें तब तक अपने करीब नहीं आने दूंगी जब तक कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती, वैसी मोहब्बत जो एक पत्नी को अपने पति से होती है, और तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वो बोला, शर्त तो बहुत कड़ी रखी है तुमने, क्योंकि मैं तो आज ही तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोने की ठान चुका था। ये कैसी बचकाना सी ख्वाहिश है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करूँगा, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कैसे दाखिल होगी भला? वो मेरी आवारा लट को अपनी उंगली पर लपेटने लगा। मैंने कहा, फिर कर लो अपनी मनमानी, कर लो ज़बरदस्ती मेरे साथ, मगर ये भी याद रखना कि ऐसा करके तुम कभी भी मुझे पा नहीं सकोगे। मेरा जिस्म तो तुम्हारी मिल्कियत होगा, मगर मेरी रूह तक तुम्हारी रसाई मुमकिन नहीं होगी पूरी ज़िंदगी, और फैसला तुम्हारा है। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी राय का एहतराम करो, क्योंकि महबूब की राय का एहतराम मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। वो बोला,
कितना इंतज़ार करना होगा मुझे। उसने एकदम से एक ठंडी आह भरकर कहा था, जैसे मेरी बात सुनकर उसका दिल टूट गया हो, जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया था। कहने लगा, मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ, मुझे बताओ कितना इंतज़ार करना होगा मुझे, क्योंकि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रही हो। मैं बहुत मजबूत मर्द हूँ। मैंने कहा, जिंदगी भर तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मेरा लहजा इस कदर काटता हुआ था कि शायद उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई होगी। मैंने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम मेरी मोहब्बत कभी पा नहीं सकोगे। शायद तुम्हें जिंदगी भर इंतजार करना पड़े। क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने उसे चैलेंज किया था। वो मेरी बात सुनकर एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। कहने लगा, ये क्या मजाक है? मैंने कहा, मजाक नहीं, इस हकीकत को अपने माथे पर लिखवा लो कि तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकोगे। अगर मेरे जिस्म को पाना चाहते हो तो आ जाओ मेरे करीब। मैंने अपने दोनों बाजू फैलाकर उसे अपने करीब बुलाया था, मगर अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी कि कहीं वो सचमुच ही मेरे करीब ना आ जाए। वो मेरे करीब आया, मेरे दोनों ठंडे बाजुओं पर अपने गर्म हाथ रखे और उन्हें नीचे झुका दिया। एक झटके से मुझे अपने साथ लगाया। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। अपने होंठ मेरे कानों के बिल्कुल करीब लाया और कहने लगा, मोहब्बत इस दुनिया का सबसे ताकतवर जज्बा होता है और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल पवित्र। अब देखते हैं कि मेरी सच्ची मोहब्बत बाजी ले जाती है या फिर तुम्हारी ये झूठी नफरत, क्योंकि शायद मैंने तुम्हारी रजामंदी के बगैर तुम्हें अपनाकर तुम्हारी अना को ठेस पहुंचाई है। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे दिल में और तुम्हारे सारे वजूद में अपनी मोहब्बत सरायत कर लूँगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत और मेरी चार्म से कोई बच नहीं सकता। ये कहकर उसने मुझे खुद से अलग किया और बेड की तरफ इशारा कर दिया। कहने लगा, जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, क्योंकि इस कमरे में तुम्हारे साथ रहूँगा तो शायद मेरी मोहब्बत मुझे चैन न लेने दे और मेरी मोहब्बत मुझसे तुमसे इजहार मोहब्बत करने की ख्वाहिश करेगी। ये कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं बिल्कुल हैरान सी होकर रह गई थी, क्योंकि मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा गुंडा बदमाश इतने शिष्टाचार भी रखता होगा, जिसे हर चीज़ लूटनी आती हो, वो भला दूसरे के जज्बातों की कैसे परवाह करेगा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और फिर सो गई, ये सोचते सोचते कि मेरी नफ़रत उसकी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है, जो उसे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि शायद वो नहीं जो नज़र आता है। उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी हजार पर्दों में कैद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर खुलने वाली थी, और मेरा वो शदीद तर जज्बा उसकी मोहब्बत के बहते झरनों में कहीं डूबने वाला था। अगली सुबह मैं एक साधारण सा लिबास पहने हुए नीचे लॉन्ज में आई तो डाइनिंग हॉल में हर तरह का खाना सजा हुआ था, जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा और ना ही देखा होगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं थी कि मुझे अच्छा खाना खिला सकते। जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी, भूख मेरे अंदर हंगामा मचाने लगी। मुझे शाहिद नज़र नहीं आ रहा था और मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। अचानक ही एक 50 साल की औरत, जो शायद इस घर में शेफ थी, किचन से निकली और प्यार से मुझे मुखातिब हुई। कहने लगी, मेम साहब अपने माता पिता के घर उन्हें लेने गए हैं। वो कल शादी में शरीक नहीं हो सके थे, मगर आज आप उनसे मिल सकेंगी। वो इस कदर प्यार और इज्जत से उस बंदे का नाम ले रही थी कि मैं हैरान रह गई। उसने तो सबको ही खरीद रखा था, मगर वो मुझे नहीं खरीद सकता था। मैंने गुस्से से कहा, मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना, मुझे अभी खाना खाना है, भूख लगी है मुझे। वो औरत कहने लगी, क्यों नहीं, आप खाना शुरू करें। जैसे ही मैंने डोंगे का ढक्कन उठाया, लॉन्ज के अंदर एकदम से शोर शराबा सा उठा था, जैसे वो आ गया हो। मैं एकदम से सतर्क हो गई। शाहिद के साथ एक औरत और एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था, जो शायद उसका बाप था। मेरा चम्मच प्लेट में गिर गया था, क्योंकि ये चेहरा मैंने पहले भी देख रखा था। मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी। मुझे लगा शायद ये कोई मजाक हो रहा है। भला शाहिद का इस आदमी से क्या संबंध? इस जैसा गुंडा बदमाश इस आदमी के साथ लॉन्ज में क्यों आ रहा है? मैं एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं हमेशा उस आदमी को टीवी पर देखा करती थी। आज पहली बार उसका सामना हुआ था
तो मेरे पसीने छूट रहे थे। शाहिद मेरे करीब आया, अपना हाथ मेरे हाथों में डाला और मेरा परिचय उससे करवाने लगा। कहने लगा, ये मेरी बीवी है पम्मी, जिससे मुझे पहली नज़र का ही इश्क हो गया था और मैं हर हाल में हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। मगर आप दोनों की अहंकार के कारण मुझे इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि अगर आप दोनों राजी हो जाते तो मैं इसे पूरे सम्मान से अपनी बीवी बनाता और इसके दिल में शायद मेरे लिए वो नफ़रत भी ना होती जो अब है। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो भला इन दोनों को सफाइयाँ क्यों दे रहा था? वो उसके कौन लगते थे? अचानक ही वो औरत जिसने बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही कीमती जेवर भी पहन रखे थे, मेरे करीब आई और मुझे गले से लगा लिया, मेरे माथे पर प्यार किया और कहने लगी, अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। शाहिद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने इतनी खूबसूरत लड़की अपने लिए ढूंढी है? अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे डैड को मैं खुद ही राजी कर लेती और तुम्हें अकेले ख्वार न होना पड़ता। और मेरी जान तो जैसे मेरे शरीर से निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शाहिद इस आदमी का बेटा है जिसे मैं गुंडा और बदमाश समझी थी। वो तो इस शहर के एमएलए का बेटा था। मैं बार बार अपने माथे से आया पसीना साफ कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसने मुझे कुछ बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। वो आदमी जो शाहिद का बाप था और इस शहर का एमएलए था, मेरे करीब आया और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगा, बेटा, मुझे अपने बेटे से ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं उसकी शादी कहीं और करना चाहता था, अपने जैसे लोगों में, मगर उसकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। ये मेरा इकलौता बेटा है और इसने मुझे धमकी दी थी कि वो अपनी जान ले लेगा अगर आप लोग आज भी मेरी बीवी से मिलने ना आए तो। इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं दोगी, उसे हमेशा खुश रखोगी। और मैंने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली थीं। मैं गुरुवार से ही प्लानिंग कर रही थी कि जी भरकर उस गुंडे से सारी ज़िंदगी नफरत करूंगी। एकदम से वो सारी धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि वो गुंडा था ही नहीं। उसने बस अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ था कि मुझे लगा वो कोई गुंडा है, क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियाँ होती थीं जो बदमाश नहीं बल्कि उसके सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मुझे किस कदर उसने बेवकूफ़ बनाया था। वो मुझे सीधे तरीके से बता देता तो शायद आज हालात कुछ और होते। ना जाने मेरे माँ बाप पर क्या बीती होगी और वो किस हाल में होंगे। मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक लॉन्च के अंदर मेरे माँ बाप भी दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर एकदम सन्न रह गई थी। शाहिद मुझे छोड़कर आगे बढ़ा और मेरे माँ बाप को गले लगा लिया और उन्हें वेलकम करने लगा। मेरे पापा शाहिद से बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, उसके सिर पर प्यार कर रहे थे और मैं तो इस सारी स्थिति को किसी सपने की तरह देख रही थी। सब लोगों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया और मेरे माँ बाप शाहिद के माँ बाप के साथ खुश गप्पियों में मगन थे। उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हम जैसे गरीब लोगों को आपने अपने घर में इज्जत दी और मेरी बेटी को आपने अपने घर की इज्जत बनाया। और मैं तो बिल्कुल सन्न होकर सब कुछ देख रही थी। मुझे शाहिद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने इतना बड़ा ड्रामा क्यों रचाया, क्यों मेरे दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दी। क्या मोहब्बत करने से खौफ महसूस हो रहा था। नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं कमरे में गई तो बिल्कुल जले हुए पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर टहलने लगी। वो कमरे में आया तो मैंने उसे खाने वाली नज़रों से देखा था। वो मुस्कुराता हुआ मेरी ओर बढ़ा और कहने लगा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा ड्रामा रचाया? तुमने मेरी ज़िंदगी को मजाक बनाकर रख दिया। मैं तो जैसे गुस्से के मारे फट पड़ी थी। कहने लगा, मुझे शुरू से ही एडवेंचर करने का शौक़ था और मैं शादी भी ऐसे ही करना चाहता था जो सबसे अलग हो, इसलिए बस थोड़ा सा ड्रामा रचाया। वैसे भी मेरे मम्मी डैडी मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका स्टेटस और तरह का है। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें देखा था सोच लिया था तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा, फिर चाहे ज़बरदस्ती ही सही। और तुमने भी तो इतना नखरा दिखाया था ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने कहा, अगर तुम गुंडों की तरह मेरे सामने आओगे तो मैं तुमसे मोहब्बत थोड़ी ना करूँगी। तुमने क्या सोचकर मेरे दिल के साथ खेल खेला है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं उससे बहुत नाराज़ थी और नाराज़गी दिखाने का हक भी रखती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अपने चेहरे पर रख कर कहने लगा, मैं तुम्हारे पापा से माफ़ी मांग चुका हूँ अपने गलत व्यवहार की, और वो मुझे माफ़ भी कर चुके हैं और अपना दामाद स्वीकार कर चुके हैं।
अब तो बस इस जिद्दी जंगली बिल्ली के दिल में अपनी जगह बनाना बाकी है। मगर तुम्हारे अंदर तो मेरे बाप से भी ज़्यादा अकड़ है, क्योंकि वो तो तुम्हें अपनी बहू मान चुके हैं, मगर तुमने मुझे अपना पति अब तक नहीं माना है। मुझे मेरे हक से भी वंचित रखा है। पता है सारी रात मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ कि मेरी जान से प्यारी बीवी मेरे साथ वाले कमरे में बेखबर सो रही है, मगर मैं उस पर अपना हक तक नहीं जता सकता। और जो कल रात तुम मुझसे कह रही थी कि तुम जिंदगी भर मुझे तड़पाओगी, आप बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? क्या आज रात भी सूली पर लटकाओगी? उसने एकदम से मेरी कमर के चारों ओर अपने बाजू डाल दिए और मुझे बिल्कुल अपने साथ लगाकर पूछने लगा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी नज़दीकियों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं पिघलने लगी थी। सच तो ये था कि मुझे शाहिद से सिर्फ इसी वजह से नफरत थी कि वो एक गुंडा है और हर किसी को बंदूक की नोक पर अपनाने की चाहत रखता है, मगर वो ऐसा नहीं था। मेरे दिल से सारी नफरतें और गुस्सा एकदम से गायब होने लगा था, जो सारी रात मुझे जलाए रखा था। मगर मैंने अपने चेहरे पर नकली गुस्सा सजाकर कहा, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। दूर हटो मुझसे। कहने लगा, ठीक है, चला जाता हूँ दूर, मगर उम्मीद करता हूँ रात तक तुम्हारा गुस्सा खत्म हो चुका होगा और तुम्हारी नफरत अपने पति से प्यार में बदल चुकी होगी। और आज की रात का तो मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी अब ज़्यादा देर तक मेरे चार्म और मेरी मोहब्बत से भाग नहीं सकोगी। वो मेरे कान में फुसफुसाकर बाहर निकल गया और मेरा दिल जैसे सीने के अंदर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं जानती थी आज की रात वो मुझे बिल्कुल भी माफ़ी